आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां एक गुलाम ने अपनी वफादारी और काबिलियत के दम पर भारत में एक बहुत बड़ी सल्तनत की नींव रखी। जी हां, ये कहानी है गुलाम वंश की, वो वंश जिसने शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत को जन्म दिया। लेकिन ये बात सोचने वाली है ना कि ये गुलाम जिसके पास कोई खानदानी हक नहीं था, कोई विरासत नहीं थी, उसने आखिर एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कैसे कर दिया। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम इस सफर को शुरू से आखिर तक देखेंगे कि कैसे एक गुलाम सुल्तान बना, फिर कैसे सल्तनत को मजबूत किया गया, सिंहासन के लिए जो लड़ाई हुई वो, और अंत में इस वंश की विरासत क्या रही। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, गुलाम से सुल्तान तक का सफर। ये कहानी एक ऐसी अविश्वसनीय शुरुआत की है जिसने, यकीन मानिए, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। ये वंश करीब 84 साल तक चला। अब सुनने में शायद ये ज्यादा ना लगे, लेकिन इन कुछ दशकों में, अरे भाई, क्या कुछ नहीं हुआ। ऐबक ने नींव डाली, इल्तुतमिश ने इसे एक मजबूत इमारत बनाया, रजिया सुल्तान ने तो इतिहास ही लिख दिया, और फिर आए बलबन जो इससे बुलंदी पर ले गए। मतलब पूरा एक्शन पैक्ड दौर था ये। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। सोचिए, वो असल में एक तुर्क गुलाम थे जिन्हें महमूद गौरी ने खरीदा था। लेकिन उनकी बहादुरी और सबसे बढ़कर उनकी वफादारी ने गौरी का दिल ऐसा जीता कि जब 1206 में गौरी की मौत हुई तो ऐबक ने भारत में एक आज़ाद सल्तनत की बुनियाद रख दी। देखिए, ऐबक का विजन सिर्फ एक सल्तनत बनाने तक ही नहीं था, वो तो एक नई पहचान गढ़ रहे थे। राजधानी तो उन्होंने लाहौर को बनाया, लेकिन दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और दुनिया भर में मशहूर कुतुब मीनार का काम शुरू करवाकर उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया कि हम यहीं हैं और यहीं रहेंगे। और हाँ, उनका एक बड़ा मशहूर नाम भी था, लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सख्त शासक ही नहीं थे, बल्कि उनका दिल भी बहुत बड़ा था। एक दिलचस्प पर्सनैलिटी, है ना? तो नींव तो रख दी गई, लेकिन सिर्फ नींव से तो काम नहीं चलता है ना। उसे एक मजबूत साम्राज्य में बदलने के लिए एक आर्किटेक्ट, एक असली निर्माता की जरूरत थी। और अब कहानी में एंट्री होती है उसी निर्माता की। और ये थे इल्तुतमिश, ऐबक के दामाद। कमाल की बात यह है कि ज्यादातर इतिहासकार ऐबक को नहीं बल्कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का असली फाउंडर मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? भाई, बात सीधी सी है। ऐबक ने शुरुआत की थी, पर सल्तनत को जो स्थिरता और जो स्ट्रक्चर चाहिए था वो इल्तुतमिश ने दिया। और उन्होंने ये किया कैसे? बड़े ही स्मार्ट तरीके से। पहला काम, राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आए। इससे सल्तनत को एक मजबूत सेंटर मिल गया। दूसरा, उस वक्त के सबसे बड़े खतरे मंगोलों को अपनी डिप्लोमेसी से दूर रखा। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 40 वफादार तुर्क अमीरों की एक कोर टीम बनाई, जिसे तुर्क-ए-चिहलगानी कहते थे। और हाँ, ऐबक का अधूरा सपना, कुतुब मीनार, उसे भी इन्होंने ही पूरा करवाया। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वो था इकोनॉमी में। उन्होंने सल्तनत की अपनी ऑफिशियल करेंसी लॉन्च की, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये एक छोटा कदम नहीं था। इस एक फैसले ने ट्रेड का पूरा नक्शा बदल दिया और सल्तनत को फाइनेंशियली सुपर स्ट्रांग बना दिया। तो इल्तुतमिश ने सब कुछ सेट तो कर दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद का वक्त बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब कहानी में आता है एक नया मोड़, एक ऐसा दौर जहां तख्त के लिए जबरदस्त खींचतान हुई। और इसी उथल पुथल के बीच एक ऐसी शासक सामने आई जिसने इतिहास ही बदल डाला। रजिया सुल्तान, ये नाम ही काफी है। दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान। सोचिए जरा, उस जमाने में एक महिला का सुल्तान बनना, ये किसी क्रांति से कम नहीं था। एक ऐसा कदम जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पता है, ये इल्तुतमिश का ही फैसला था। उन्होंने अपने नाकाबिल बेटों को छोड़कर अपनी बेटी रजिया को चुना था, क्योंकि वो जानते थे कि वो सबसे काबिल हैं। और रजिया थी भी एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर। पर दिक्कत ये थी कि तुर्क अमीरों को एक औरत से ऑर्डर लेना मंजूर नहीं था। विडंबना देखिए, उनकी काबिलियत ही उनके दुश्मन बन गई। उनके खिलाफ साजिशें हुईं और महज 4 साल के अंदर इस शानदार कहानी का एक दुखद अंत हो गया। रजिया के जाने के बाद सल्तनत में एक बार फिर उथल पुथल का दौर आया। और फिर इस अस्थिरता को खत्म करने के लिए सीन में एंट्री होती है एक ऐसे सुल्तान की जिसने सत्ता पर अपनी लोहे जैसी पकड़ बनाई। जी हां, अब हम बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन की।
बलबन ने देखा था कि रज़िया के बाद जो अफरा तफरी मची उससे सुल्तान के पद की इज्जत कम हो गई थी, तो उन्होंने इसे ठीक करने का बीड़ा उठाया। कैसे? उन्होंने खुद को एक टाइटल दिया, जिल्ले इलाही, मतलब धरती पर खुदा का साया। मैसेज एकदम क्लियर था, सुल्तान कोई आम इंसान नहीं है, वो खुदा का प्रतिनिधि है। उसकी बात टालना मतलब खुदा की बात टालना। तो इस थ्योरी को प्रैक्टिकल कैसे बनाया? बलबन का एक 3 स्टेप प्लान था। स्टेप 1, दरबार में सिजदा और पैबोश शुरू करवाया, मतलब सुल्तान के सामने झुकना और उनके पैर चूमना। इससे उन्होंने सुल्तान का रुतबा सबसे ऊपर कर दिया। स्टेप 2, उन्होंने उस तुर्के चैलगानी को ही जड़ से उखाड़ फेंका जो 40 अमीरों का ग्रुप था और अब सत्ता के लिए खतरा बन चुका था। और स्टेप 3, एक ऐसा जबरदस्त जासूसी नेटवर्क बनाया कि किसी की हिम्मत ही ना हो साजिश करने की। बलबन ने सल्तनत को मजबूत तो बना दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोहे की पकड़ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। तो चलिए अब चलते हैं इस वंश के आखिरी दौर की तरफ और देखते हैं कि इसकी विरासत क्या रही। हुआ वही जिसका डर था। 1287 में बलबन की मौत के बाद जो भी आए वो बहुत कमजोर निकले। उनका पोता कैकुबाद, वो तो ऐशो आराम में ही डूबा रहा और उसके दौर में सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। अक्सर यही होता है, जब पूरी सत्ता सिर्फ एक इंसान पर टिकी हो, उसके जाते ही सब खत्म। और फिर साल 1290 में खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने मौका देखा और सत्ता पर कब्जा कर लिया, और बस यहीं पर गुलाम वंश का सफर खत्म हो गया। तो आखिर में सवाल ये है कि इस वंश ने हमें दिया क्या? इनकी लेगेसी क्या है? देखिए, उन्होंने हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया जिसे इक्ता कहते हैं। एक स्टेबल इकोनॉमी दी अपने सिक्कों के जरिए। और हाँ, कुतुब मीनार जैसी शानदार वास्तुकला तो है ही, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी देन थी भारत को उस वक्त के सबसे बड़े खतरे मंगोलों के हमले से बचाना। इस एक चीज ने भारत के इतिहास का पूरा कोर्स ही बदल दिया। तो बात को ऐसे समझना चाहिए कि गुलाम वंश ने सिर्फ 84 साल राज नहीं किया, उन्होंने असल में आने वाले 300 सालों तक चलने वाली दिल्ली सल्तनत की वो मजबूत बुनियाद रखी जिसने भारत के आने वाले कल को एक नई शक्ल दी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस सल्तनत की शुरुआत ऐबक की वफादारी से हुई थी और इसका शिखर बलबन के खौफ ने बनाया। तो असली ताकत किसमें है, वफादारी में या डर में? इस पर सोचिएगा जरूर।